क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सब पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो हाइड्रोडायनेमिक्स का आपने डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिए। अब हाइड्रोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी चीज़ें, देखो लाइन से आपको कुछ डेफिनेशन दिया है, स्टेडी फ्लो, फ्लो लाइन, स्ट्रीम लाइन, फ्लो ट्यूब, लेमिनार फ्लो या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। मिला? जल्दी से सारी डेफिनेशन देखते हैं और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, उसको इसी के साथ में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन आपको वहाँ पे मिल रही है स्टेडी फ्लो। मिला? सबसे पहली डेफिनेशन किसकी बेटा? स्टेडी फ्लो। अब ये स्टेडी फ्लो किसको बोलते हैं, तो एकदम ध्यान से सुनो। अगर किसी फ्लूइड में, समझ ऐसा एक फ्लूइड है, एक पाइप से पास हो रहा है, ये वो पाइप का क्रॉस सेक्शन है, एक फ्लूइड ऐसा पाइप से पास हो रहा है, अब यहाँ से पानी आ रहा है ऐसे, समझ, ठीक है ना। तो मैंने अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ लिया, समझ मैंने ये पॉइंट पर पकड़ लिया। अब इस पॉइंट पे आप जब भी देख रहे हो ना, पानी के बहने की स्पीड और प्रेशर दोनों सेम है। दोनों क्या बेटा? सेम है। मैंने अभी देखा तो यहाँ पर पानी की स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद देख रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड, 1 घंटे के बाद देख रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड। यानी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी और प्रेशर, लिक्विड का वेलोसिटी और प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे फ्लो को हम लोग स्टेडी फ्लो बोलते हैं। ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, स्टेडी फ्लो। समझ में आ रहा अच्छे से? देखो डेफिनेशन क्या दिया आपको स्टेडी फ्लो की। मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर टाइम। टाइम कितना भी गुजरे, टाइम कितना भी पास हो, प्रेशर, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमेशा क्या रहेगी बेटा? फिक्स है। तो मुझे बताना, ये फ्लो एकदम आराम से हो रहा होगा या एकदम ऐसा कयामत की तरह हो रहा होगा? एकदम आराम से हो रहा है फ्लो, एकदम स्मूथ रहता है फ्लो। कैसा रहता है फ्लो? बोल, स्मूथ रहता है, ठीक है ना। तो स्टेडी फ्लो का डेफिनेशन समझे। अब एक काम करते हैं, इसी के साथ हम लोग इससे मिलती जुलती एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो सेकेंड लास्ट डेफिनेशन है, लेमिनार फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो। मिला? लेमिनार फ्लो या उसको और क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेमिना किसको बोलते हैं? LAMINA, लेमिना। रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ाया था लेमिना। लेमिना एक प्लेन लेयर को कहा जाता है, एक प्लेन सरफेस को कहा है, एक प्लेन लेयर को। समझ अच्छे से? तो लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो किसको बोलते हैं? तो सब लोग एकदम ध्यान से देखो तो डेफिनेशन क्या लिखी है। इट इज़ अ स्टेडी फ्लो। ये एक तरीके का कैसा फ्लो होता है? स्टेडी फ्लो। अभी थोड़ी देर पहले बताया स्टेडी फ्लो किसको बोलते हैं, है ना। हर पॉइंट पर फ्लूइड की बहने की वेलोसिटी, प्रेशर, सब कुछ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ओवर द टाइम, एकदम स्मूथ फ्लो होगा, ठीक है ना। तो लेमिनार फ्लो एक तरीके का स्टेडी फ्लो होता है। इट इज़ अ स्टेडी फ्लो इन विच, जिसमें एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर। जिसमें फ्लूइड के लेयर एक दूसरे के ऊपर कैसे मूव करते हैं? बोल, स्मूथली मूव करते हैं। असल में लेमिनार फ्लो क्या होता है उसको समझ के लो। इधर देखो, लेमिनार फ्लो, और इसका उल्टा होता है टर्बुलेंट फ्लो। इसका उल्टा क्या होता है बेटा? टर्बुलेंट फ्लो। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल आज देता हूँ फिर से। BMC के नल की एग्जांपल दिया था मैंने आपको, और हेड वाला जो BMC का नल रहता है उसको फुल प्रेशर में खोल दो, क्या होगा? पानी बड़ी बेतरतीबी से इधर उधर जाएगा। ऐसे फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। एकदम अजीब तरीके से फ्लो करेगा पानी, स्मूथ नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन यही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मॉल के पानी का एग्जांपल ले लो। मॉल में नल जब हम लोग खोलते हैं कितना स्मूथ पानी आता है उसमें। ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, लेमिनार फ्लो, एकदम स्मूथ। तो इस फ्लो की एक ख़ास बात होती है, समझ। ऐसा एक फ़्लो हो रहा है पूरा फ्लो, तो इसमें आपने क्या किया है? लिक्विड को लेयर बाय लेयर बांट दिया। कैसे बांट दिया? बोल, लेयर बाय लेयर। मतलब सबसे बॉटम पे लिक्विड का लेयर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसा लेयर बाय लेयर आपने लिक्विड को बांट दिया। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हर लेयर अपने एडजेसेंट लेयर के ऊपर बहुत ही स्मूथ फ्लो करेगी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। टर्बुलेंट में कैसा होता है? टर्बुलेंट में कैसा होता है? पानी कैसा भी फ्लो कर रहा था, ऐसा आड़ा तला, कैसा भी, ऐसा कैसा भी फ्लो कर रहा था। तो आप इसको लेयर बाय लेयर बांट सकते हो क्या? सर ये पहला लेयर है तो दूसरा लेयर उसके ऊपर आ रहा है, कैसा? तीसरा लेयर और उसको आकर के डिस्टर्ब कर, तो कैसा भी फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो में। पर लेमिनार फ्लो में ऐसा होता है क्या? नहीं, पानी का हर लेयर अपने एडजेसेंट लेयर के ऊपर स्मूथली फ्लो करता जाता है। ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, लेमिनार फ्लो। और जिसमें ये चीज़ नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, ठीक है। जैसे नल की एग्जांपल दिया मैंने। क्या एक एग्जांपल और लो, समझो एक शांत नदी एकदम आराम से बह रही चुपचाप, कैसा फ्लो रहेगा उसका? लेमिनार। अब इसी नदी में बाढ़ आ गई, अब कैसा फ्लो रहेगा उसका? बहुत ही अजीब फ्लो रहेगा उसका, टर्बुलेंट। पानी कहीं भी, किधर भी, कितने भी प्रेशर से आ जा रहा होगा। समझ में अच्छे से क्या बोलूँ? तो लेमिनार फ्लो की डेफिनेशन क्या दिया? फिर से एक बार देखो, लेमिनार फ्लो या उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं।
और क्या कहते हैं इसको बोल, स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या दिया हुआ डेफिनेशन देखो जरा उसकी, इट इज़ अ स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर। फ्लूइड के लेयर एक दूसरे के ऊपर बहुत ही स्मूथली मूव करते हैं, ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं बोल, लेमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का क्या डेफिनेशन दिया देख, इट इज़ अ फ्लो एट अ वेरी हाई फ्लो रेट। जाहिर सी बात है टर्बुलेंट फ्लो कभी भी अगर पानी स्लो बह रहा है तब नहीं होता है, फास्ट बह रहा हो तभी होता है। नल को थोड़ा सा खोलोगे तो कभी भी टर्बुलेंट फ्लो नहीं दिखेगा। बाढ़ आती है तो पानी स्लो बहता है क्या, बहुत फास्ट स्पीड से बह रहा होता है। तो टर्बुलेंट फ्लो आपको हमेशा कब मिलेगा, हाई फ्लो रेट पे। हाई फ्लो रेट मतलब बहुत हाई रेट से पानी बह रहा है, पानी की बहने का रेट या स्पीड बहुत ज़्यादा है, तभी आपको टर्बुलेंट फ्लो देखने को मिलेगा, वरना नहीं। देख क्या लिखा उधर, इट इज़ अ फ्लो एट अ वेरी हाई फ्लो रेट सो दैट देर इज़ नो स्टेडी फ्लो। फ्लो स्टेडी नहीं रहेगा, मतलब आप किसी भी पॉइंट पर जब नापोगे तो हर बार वेलोसिटी अलग आएगी पानी, कभी अलग, डायरेक्शन अलग आएगा, ठीक है ना। फ्लो इज़ नॉट स्टेडी एंड द फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूसली। और फ्लो का जो पैटर्न है वो कैसे चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इसको आपको डायग्राम के जरिए दिखाने की कोशिश करें। नेक्स्ट पेज पे जो सबसे पहला डायग्राम बना है उसमें देख सारे लेयर के एरो कैसे बेटा एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है, यानी हर लेयर एक के ऊपर एक स्मूथली फ्लो कर रहा है। तो ये कौन सा फ्लो हो गया, लेमिनार फ्लो। अब बाजू नीचे वाले डायग्राम में जरा एरो को नोटिस कर, कैसा भी एरो जा रहा दिख रहा है, ये कैसा फ्लो है बेटा, टर्बुलेंट फ्लो। ये कैसा फ्लो है बोल, इवन टर्बुलेंट फ्लो में ही रोटेशनल फ्लो भी आता है, याद है रोटेशनल फ्लो बताया था मैं, किसी जगह पर पानी के मॉलिक्यूल ऐसा गोल गोल घूमने लगते हैं, तो रोटेशनल फ्लो भी किस में आएगा बोल, टर्बुलेंट फ्लो में है। समझ अच्छे से। तो आपको ये दोनों डेफिनेशन याद रखनी है, एक मार्क्स में आती है, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। इन दोनों का डिस्टिंग्विश भी आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, जो नीचे आपको दिया भी है, वो थोड़े टाइम में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, डोंट वरी। तो कितनी डेफिनेशन देख ली हमने, 3, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन या फिर लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। स्टेडी फ्लो किसको बोलते हैं, इसमें हर एक पॉइंट पर फ्लूइड की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है जैसे वेलोसिटी, प्रेशर, ओवर द टाइम वो प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। लेमिनार फ्लो किसको बोलते हैं, ये एक टाइप का स्टेडी फ्लो होता है जिसमें लिक्विड का हर लेयर एक दूसरे के ऊपर कैसा फ्लो कर रहा होता है, स्मूथली फ्लो कर रहा होता है। टर्बुलेंट फ्लो किसको बोलते हैं, ये लिक्विड का ऐसा फ्लो होता है जिसमें लेयर्स स्मूथली फ्लो नहीं कर रहे होते, ये बहुत हाई फ्लो रेट पर होता है, हाई स्पीड में पानी आता है तभी ये ऐसा फ्लो होता है, ठीक है ना। और इसका फ्लो स्टेडी नहीं होता, और फ्लो का कोई भी फिक्स पैटर्न होता है क्या, कैसा भी फ्लो होता है, ये टर्बुलेंट फ्लो की खास बात है। समझा अच्छे से। अब बच्चे कुछ और डेफिनेशन जो बीच में छोड़ के है उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया, देख फ्लो लाइन, सबसे पहले क्या दिया बेटा, फ्लो लाइन। इधर सुनो, फ्लो लाइन किसको बोलते हैं, समझ, मैंने पानी के एक मॉलिक्यूल को यहाँ पर देखा, अब जब पानी यहाँ से वहाँ तक पहुँचेगा तो ये मॉलिक्यूल भी यहाँ से वहाँ तक जाएगा ना। तो पानी जब फ्लो हो रहा है तो उसके मॉलिक्यूल जो पाथ फॉलो करते हैं, क्या करते हैं बोल, पाथ फॉलो करते हैं। उस पाथ पे अगर आप एक इमेजिनरी लाइन बना दोगे तो उसको फ्लो लाइन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बोल, फ्लो लाइन। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक समझ सीधा गया तो उसने कौन सा पाथ फॉलो किया, ये पाथ फॉलो किया ना, तो ये क्या बेटा है, फ्लो लाइन। सिमिलरली ये देख, ये दूसरा फ्लो लाइन, ये तीसरा फ्लो लाइन, देख रहे हो। अच्छा, इन फ्लो लाइंस को देख करके बताना ये फ्लो स्टेडी है या अनस्टेडी है, स्टेडी है, ओके। लेमिनार है या टर्बुलेंट है, लेमिनार, क्योंकि सारे लेयर एक के ऊपर एक स्मूथली फ्लो कर रहे हैं। यही अगर इसका फ्लो लाइन कुछ ऐसा बनता, लाइक मैंने एक मॉलिक्यूल को देखा वो इधर से ऐसा आया ऐसा गया, ये फ्लो लाइन है। एक दूसरा मॉलिक्यूल वो ऐसा आया इधर गया ऐसा, एक तीसरा मॉलिक्यूल ऐसा है, तो अब ये लेमिनार फ्लो है क्या, नहीं। ये कैसा फ्लो है बोल, टर्बुलेंट। ये स्टेडी फ्लो है क्या, नहीं, अनस्टेडी फ्लो। तो एक चीज़ नोटिस करें क्या, लेमिनार फ्लो में या स्टेडी फ्लो में फ्लो लाइन हमेशा एक दूसरे को पैरेलल बनती है, देख रहे हो, हमेशा एक दूसरे को कैसे बनती है, पैरेलल बनती है। समझ अच्छे से, फ्लो लाइन समझा एकदम अच्छे से, ठीक है ना। अगर मैं इस डायग्राम को देख करके आपको बताने बोलूँ कि पानी का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, वो कहाँ से कहाँ फ्लो करी, तो आप क्या बोलोगे, लेफ्ट टू राइट। और अगर ये डायग्राम से पूछो तो पानी के फ्लो का क्या डायरेक्शन है, पानी के फ्लो का क्या डायरेक्शन, बताओ कौन सी वो लाइन है जो इसके फ्लो का डायरेक्शन बता रही, कोई डायरेक्शन नहीं, ऐसा कैसे नहीं। यहाँ से पानी आ रहा है, इधर पानी जा रहा है, मतलब डायरेक्शन तो यही है ना, इसकी डायरेक्शन तो यही है, लेकिन कौन सी लाइन से पता चला अपने को, मालूम नहीं कौन सी लाइन से पता चला। तो डायरेक्शन को पता लगाने के लिए एक दूसरी डेफिनेशन है जिसका नाम है स्ट्रीम लाइन। क्या नाम है बेटा, स्ट्रीम लाइन। अब जरा ध्यान से सुनो, स्ट्रीम लाइन किसको बोलते हैं, सुन, स्ट्रीम लाइन किसको बोलते हैं। स्ट्रीम लाइन उस कर्व को कहा जाता है जिस कर्व पे अगर आपने टेंजेंट बना दिया, क्या बना दिया, टेंजेंट, तो वो आपको पानी के या लिक्विड के बहने का डायरेक्शन दे देगी। किसका डायरेक्शन दे देगी बोल, लिक्विड के बहने का डायरेक्शन। एक ऐसा कर्व जिसके ऊपर बनाया गया टेंजेंट आपको लिक्विड के बहने का फ्लो का डायरेक्शन दे देगा, उस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं बोल, स्ट्रीम लाइन। जैसे यहाँ पर हम लोग को कन्फ्यूजन हो रही थी ना बताने में,
कि किस डायरेक्शन में पानी जा रहा है। तो एक काम करते हैं, ये वाला कर्व दिख रहा है, ये वाला कर्व, इस पॉइंट के ऊपर आप लोग एक टेंजेंट बना दो। कैसा बनेगा टेंजेंट बोल? ऐसा बनेगा। किसका डायरेक्शन दे रही है ब्लैक वाली लाइन? पानी के बहने का डायरेक्शन। तो ये जो कर्व दिख रही है आपको, एक कर्व, इस कर्व को क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रीम लाइन। अब बताओ, क्या हम लोग इस वाली कर्व को स्ट्रीम लाइन बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसका डायरेक्शन, उसका टेंजेंट बनाएंगे तो देख किधर जा रहा है। स्ट्रीम लाइन सिर्फ उस कर्व को बोलेंगे जिसको बनाया गया टेंजेंट हमको क्या बताएगा? पानी के फ्लो का डायरेक्शन। अच्छा, इधर स्ट्रीम लाइन कौन रहेगा बोल? ये सभी कौन है? स्ट्रीम लाइन। क्योंकि इधर कहीं पे भी आप स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट उसी के ऊपर बनता है ना, इधर आप कहीं भी टेंजेंट बना दो आपको क्या देगा बोल? डायरेक्शन देगा फ्लो का। इसका मतलब लेमिनार फ्लो में या स्टेडी फ्लो में जो फ्लो लाइन होता है वही स्ट्रीम लाइन भी होता है, दोनों में फ़र्क नहीं होता है। जो फ्लो लाइन होता है वही स्ट्रीम लाइन भी होता है। पर टर्बुलेंट फ्लो में ज़रूरी है क्या फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन सेम हो? नहीं। ये देखिए सब फ्लो लाइन है, पर स्ट्रीम लाइन कौन है? सिर्फ और सिर्फ ये है। इसको बनाए गए टेंजेंट ने आपको डायरेक्शन दिया। तो देखो ज़रा फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन का क्या डेफिनेशन दिया, एक एक करके देखो ज़रा क्या दिया है। फ्लो लाइन का डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। मिला? पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड जब मूव कर रहा होता है तो हर पार्टिकल जो पाथ फॉलो कर रहा था उस पाथ को अगर ड्रॉ करेंगे तो पाथ क्या कहलाता है बोल? फ्लो लाइन कहलाता है। आगे देखो स्ट्रीम लाइन का क्या डेफिनेशन दिया है, इट इज़ अ कर्व, ये वो कर्व है हुज टेंजेंट, जिस पर बनाया गया टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। ये एक ऐसा कर्व होता है जिस पर बनाया गया टेंजेंट हमको क्या देता है बोलो? क्या देता है बोलो? फ्लो का या वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है या फ्लूइड बह रहा है। समझा? अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बार बताया कि लेमिनार फ्लो में या स्टेडी फ्लो में जो फ्लो लाइन होता है वही क्या होता है? स्ट्रीम लाइन भी होता है। तो देख आगे लिखी हुई वो चीज़ देखेंगे सब लोग। स्ट्रीम लाइन एंड फ्लो लाइन आर आइडेंटिकल फॉर अ स्टेडी फ्लो। एक स्टेडी फ्लो में स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन कैसा होता है बेटा बोल? आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। एकदम अच्छे से समझा। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है बोल? नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है? फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब किसको बोलते हैं जरा ध्यान से समझो। ये सब कौन सी लाइन है बेटा? फ्लो लाइन है। ये सब कौन सी लाइन है बोल? फ्लो लाइन। अगर फ्लो लाइन के सराउंडिंग में आप एक इमेजिनरी लेयर को कंसिडर कर लोगे, एक इमेजिनरी ऐसा लेयर, तो इन फ्लो ट्यूब का जो बंडल बनेगा, ये जो बंडल बन के तैयार होगा, ये बंडल क्या कहलाता है बोल? फ्लो ट्यूब कहलाता है। ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है क्या? इमेजिनरी। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये फ्लो ट्यूब बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे फ्लो ट्यूब कैसा बनेगा? देख, ये दो लाइंस को देख रहे हो, ये दो लाइंस को देख रहे हो, इनको मिला करके ऐसा मैंने एक बंडल इमेजिन कर लिया। ये क्या है बोले? एक फ्लो ट्यूब। ये एक फ्लो ट्यूब है। ऐसी एक फ्लो ट्यूब इधर बनेगा, ऐसी एक फ्लो ट्यूब यहाँ पे कहीं ऐसा समझ बनेगा ऐसा। यानी टर्बुलेंट फ्लो में कितने फ्लो ट्यूब बनते हैं? बहुत सारे फ्लो ट्यूब बनते हैं। और स्ट्रीम लाइन में आप एक ही मान सकते हो, क्योंकि सारा फ्लो ट्यूब सारी फ्लो लाइन एक ही जैसी बनती है ना, पर यहाँ पे फ्लो लाइन अलग अलग बनती है। तो फ्लो लाइंस का बंडल जब हम लोग इमेजिन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है बोल? फ्लो ट्यूब। बस एक चीज़ नोटिस करना है, एक फ्लो ट्यूब दूसरे फ्लो ट्यूब के ऊपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए। फ्लो ट्यूब अलग अलग बनते हैं। देखो आपको दिया है वहाँ पे, देखो नोटिस करो। फ्लो ट्यूब, इट इज़ एन इमेजिनरी बंडल ऑफ द फ्लो लाइन। मिला? ये फ्लो लाइन का एक इमेजिनरी बंडल होता है, बाउंडेड बाय इमेजिनरी वॉल। फॉर अ स्टेडी फ्लो द फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस द वॉल्स ऑफ अ फ्लो ट्यूब। मिला? फ्लूइड इन एडजेसेंट फ्लो ट्यूब कैन नॉट मिक्स। आजू बाजू के फ्लो ट्यूब के फ्लूइड आपस में मिक्स होने चाहिए क्या? नहीं। यही बता ना, ओवरलैप करना चाहिए क्या बोल? नहीं। तो कितनी डेफिनेशन होगी यहाँ पे देख लाइन से। स्टेडी फ्लो किसको बोलते हैं? फ्लो लाइन क्या होता है? स्ट्रीम लाइन क्या होता है? फ्लो ट्यूब क्या होता है? लेमिनार फ्लो किसको बोलते हैं? और टर्बुलेंट फ्लो किसको बोलते हैं? सारी डेफिनेशन अच्छे से समझी, सब अंडरलाइन कर लो, एक एक मार्क्स के लिए आपको आ सकती है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड नंबर, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था बेटा कि फ्लो स्टेडी होगा, लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? पानी की स्पीड पर। अगर स्पीड कम है तो चांसेस क्या है उसका फ्लो कैसा रहेगा? लेमिनार रहेगा। और स्पीड ज़्यादा है तो टर्बुलेंट। जैसे मिसाल के तौर पर जो बीएमसी के नल की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, उसको फुल खोलोगे तो टर्बुलेंट फ्लो आएगा। समझ आपने उसको बहुत हल्का सा खोलो, पानी बहुत कम स्पीड से आ रहा होगा, टर्बुलेंट आ रहा होगा क्या? कैसा आ रहा होगा? लेमिनार। अब आप और खोलते गए और तो खोलते गए, स्पीड बढ़ते गई, तब एक टाइम आएगा ना वो स्टेडी से कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट। यानी फ्लूइड जो बह रहा है उसका फ्लो स्टेडी रहने वाला है या टर्बुलेंट रहने वाला है या लेमिनार रहने वाला है या टर्बुलेंट रहने वाला है? किस पर डिपेंड करता है बोल? वेलोसिटी पर। अब नदी में ही पानी अगर कम स्पीड से बहता रहेगा तो लेमिनार फ्लो रहेगा, स्पीड बढ़ जाएगी तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, है कि नहीं? स्पीड बढ़ जाएगी तो कैसा फ्लो हो जाएगा उसका? टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो भाई जाहिर सी बात है
वेलोसिटी पर कहीं ना कहीं फ्लो की टाइप डिपेंड करती है कि वो लेमिनार फ्लो रहेगा या टर्बुलेंट। कम वेलोसिटी रहेगी तो लेमिनार, ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी तो टर्बुलेंट। अब जरा ध्यान से समझ, वेलोसिटी बहुत कम है तो फ्लो कैसा है, लेमिनार। बढ़ा है अभी भी लेमिनार है, बढ़ा है अभी भी लेमिनार। बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट आएगा कि इससे ज़्यादा वेलोसिटी कर दी तो फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट। तो वो जो वेलोसिटी रहती है ना, जिस पॉइंट पर डिसाइड होता है कि इससे पहले तक लेमिनार फ्लो है, इससे ज़्यादा कर दिए तो टर्बुलेंट फ्लो, उस वेलोसिटी को, उस लिमिटिंग वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहते हैं बोल, क्रिटिकल वेलोसिटी। फिर से वेलोसिटी बहुत कम है तो जाहिर सी बात है फ्लो कैसा रहेगा, लेमिनार। अब जब वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा कि उससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी हुई तो फ्लो लेमिनार से क्या बन जाएगा बोल, टर्बुलेंट। उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, क्रिटिकल। और ये फिक्स नहीं है, अलग अलग लिक्विड के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, अलग होती है। सबके लिए सेम है क्या बोलिए, नहीं, क्रिटिकल वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यूज होती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यू होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने एक लिक्विड देखे, अब वो एक्स वेलोसिटी पे लैमिनार फ्लो दिखा रहा था तो दूसरा लिक्विड है वो भी एक्स वेलोसिटी पे लैमिनार दिखाएगा, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। हो भी सकता है, हो सकता है वो टर्बुलेंट दिखा दे। यानी क्रिटिकल वेलोसिटी अलग अलग लिक्विड के लिए क्या रहती है बेटा, अलग रहती है। तो सबसे पहले तो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन समझना है। डेफिनेशन एकदम अच्छे से समझे ना, मैं क्या बोला बेटा, ये वो वेलोसिटी होती है कि अगर वेलोसिटी इससे ज़्यादा कर दी आपने, वेलोसिटी इससे ज़्यादा कर दिया आपने तो लेमिनार फ्लो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोल, टर्बुलेंट फ्लो। इसको वीसी से दिखाते, किससे दिखाते बोल, ध्यान दे, किससे दिखाते, वीसी। डेफिनेशन अंडरलाइन करो इसका। क्रिटिकल वेलोसिटी हेडिंग मिली आपको, उसकी तीसरी लाइन देखो, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच, वो वेलोसिटी जिसके आगे अ स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स अ टर्बुलेंट फ्लो, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कितनी सिंपल और प्यारी सी डेफिनेशन लिखी। वो वेलोसिटी कि अगर उससे आगे बढ़ गए, उससे ज़्यादा वेलोसिटी कर दिए तो आपका स्ट्रीमलाइन या लेमिनार फ्लो किस में बदल जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ और है जिसका नाम है रेनॉल्ड्स नंबर। क्या नाम है बोल, रेनॉल्ड्स नंबर। अब वो कैसे आता है, तो उसके लिए आपको पहले क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका कोई डेरिवेशन आपके लेवल पे आपको नहीं दिया, हायर स्टडीज़ में आता है, इसका डेरिवेशन नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू होता है बेटा आर एन इंटू ईटा बाय रो इंटू डी, ठीक है, आर एन इंटू ईटा बाय रो इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ किसको दिखा रही है, जो आप जानते हो पहले से। व्हाट इज दिस वीसी, अभी देख लिया हमने, वो क्रिटिकल वेलोसिटी। व्हाट इज दिस रो, ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है या जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी, ये क्या है बेटा, रो। व्हाट इज डी, ये डी दिखाता है डायामीटर को। डी किसको दिखाता है बोल, डायामीटर ऑफ द पाइप, मतलब जिस पाइप से वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका डायामीटर, डी। ये ईटा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहलाता है बोल, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। याद है, बता देना चैप्टर के शुरू में, एक आसान एक सिंपल लाइन में आपको याद रखने बोला था। जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन होता है वैसे लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है। क्या बोलते हैं फ्रिक्शन को, विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी कम है या ज़्यादा है उसको नापने के लिए हम लोग निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितनी कम रहेगी विस्कोसिटी उतनी कम। सर उतने अच्छे से क्लियर नहीं होता, डोंट वरी, नेक्स्ट टॉपिक ही अपना क्या है, विस्कोसिटी। तो उधर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे और फिर उसमें इस ईटा का फॉर्मूला, डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन सब निकालेंगे, डोंट वरी। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। अभी सिर्फ इतना याद रखो, ये ईटा कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हर फ्लूइड के लिए अलग होता है, फिक्स होता है, हर फ्लूइड का फिक्स होता है, समझ रहा। व्हाट इज दिस आर एन, ये आर एन कहलाता है रेनॉल्ड्स नंबर। क्या कहलाता है बोल, रेनॉल्ड्स नंबर, कांस्टेंट होता है ये रेनॉल्ड्स नंबर। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या डेफिनेशन है क्रिटिकल वेलोसिटी की, समझिए ना, ये वो वेलोसिटी है जिसके आगे अगर आप गए तो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो किस में बदल जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाएगा। फॉर्मूला क्या है इसका, वीसी इज इक्वल्स टू आर एन इंटू ईटा बाय रो डी, जहाँ पर वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी, आर एन रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप थ्रू विच फ्लूइड इज फ्लोइंग। समझ रहा। अब इधर ही पे लगे हाथ हम लोग पढ़ लेते रेनॉल्ड्स नंबर। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा रेनॉल्ड्स नंबर की क्या वैल्यू होती, सॉरी क्या फॉर्मूला होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ क्या फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स नंबर का, यहीं से निकाल लो ना। आर एन इज इक्वल्स टू वी सी इंटू रो इंटू डी बाय
ईटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो समझो, क्यों निकालते हैं, इसकी अहमियत क्या है। सिग्निफिकेंस, आपको एक क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। अच्छा, इसके नाम में नंबर क्यों आ रहा है मालूम? आप इसको सॉल्व करोगे ना तो एक प्योर नंबर मिलेगा आपको, कुछ यूनिट नहीं रहेगी। क्या मिलेगा बोले? प्योर नंबर मिल के आएगा आपको एक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक नंबर मिल के आएगा आपको, इसीलिए इसका नाम ही क्या है बोल? रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू देख करके आप बता सकते हो कि ये फ्लो लेमिनार रहने वाला है या टर्बुलेंट रहने वाला है। इसकी वैल्यू देख करके आप बता सकते हो। कैसे? अगर किसी भी फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम आ रही है, कितनी आ रही बोल? 1000 से। समझो आपने पूरा सॉल्व किया, आर एन की वैल्यू आ रही 735, 1000 से कम है, तो ये फ्लो पक्का लेमिनार फ्लो है। कौन सा फ्लो है बोल? लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो बोलो या स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलो या स्टेडी फ्लो बोलो, एक ही बात। लेकिन अगर किसी फ्लो के लिए आपने कैलकुलेट किया और आर एन की वैल्यू 2000 से ज़्यादा आ रही, आपने सॉल्व किया, आर एन की वैल्यू आ रही 3533, मतलब ये फ्लो पक्का कौन सा फ्लो है बोल? टर्बुलेंट फ्लो है। कौन सा फ्लो है बेटा? टर्बुलेंट फ्लो है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से तो ज़्यादा आ रही है लेकिन 2000 से भी कम आ रही है, अब ये 1000 से ज़्यादा है यानी इसको लेमिनार नहीं बोल सकता हूँ, पर 2000 से कम है तो इसको टर्बुलेंट भी नहीं बोल सकता हूँ। तो क्या बोलेंगे? तो ये एक ऐसा फ्लो है जो अब अनस्टेडी होना शुरू हो गया, स्टार्टेड बिकमिंग अनस्टेडी, यानी अभी पूरी तरीके से वो अनस्टेडी नहीं हुआ लेकिन इसके अंदर अनस्टेडीनेस आना शुरू हो गया। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि ये फ्लो कन्वर्टिंग, दिस फ्लो इज कन्वर्टिंग फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट। इसने कन्वर्जन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब ये लेमिनार से किस में कन्वर्ट होने लग रहा है? टर्बुलेंट। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स। अहमियत क्या है? ये अहमियत आप इसको देख के बता सकते हो कि वो फ्लो कैसा है। आपको फ्लो देखने की जरूरत नहीं है, रेनॉल्ड्स नंबर आपको कोई बता देगा तो आप बता सकते हो कि जिस फ्लो का ये रेनॉल्ड्स नंबर है वो फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है या अभी लेमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे समझ में है? इफ द वैल्यू इज लेस देन 1000 लेमिनार, ग्रेटर देन 2000 टर्बुलेंट, between 1000 and 2000 it has started become unsteady, it is getting converted from laminar to turbulent। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी होगा आपका, कौन सा? क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर। क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिए, ये रहा उसका फार्मूला, ये रहा रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला और ये रहा उसका सिग्निफिकेंस। एकदम अच्छे से समझा। अब सीधा नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक बेटा? विस्कोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो बेटा? विस्कोसिटी। एकदम आसान भाषा में बोले तो विस्कोसिटी का मतलब है रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड को बहने में जो रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस से ज़्यादा अच्छा वर्ड आप अपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस या अपोजिशन फील होती है, उस रेजिस्टेंस या अपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं बोल? विस्कोसिटी। या आप ऐसा भी लिख सकते हो फ्रिक्शन इन फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बोल? विस्कोसिटी। पहले भी मैंने आपको इसको समझाया था, आज फिर वही सेम एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूँ। दो बर्तन है आपके पास, एक बर्तन में पानी है, एक बर्तन में शहद है। आपने दोनों को फेंका, दोनों फ्लो करेगा। क्या लगता है दोनों एक जैसा फ्लो करेगा? ज़्यादा आसानी से कौन फ्लो करेगा? पानी। मतलब वो आसानी से बह रहा है यानी उसको फ्रिक्शन कम मिल रहा है, उसको बहने में रेजिस्टेंस या अपोजिशन कम मिल रहा है यानी उसकी विस्कोसिटी कम। शहद को बहने में दिक्कत हो रही है, मतलब उसको बहने में अपोजिशन या रेजिस्टेंस ज़्यादा है या उसके बहने में फ्रिक्शन ज़्यादा है यानी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। समझ में अच्छे से विस्कोसिटी किसको बोलते हैं? अब थोड़ा सा इसका टेक्निकल बैकग्राउंड देखते हैं, इसको मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के देखते हैं विस्कोसिटी पिक्चर में क्यों आती है। तो बेटा असल में होता क्या है, जब फ्लूइड बहता है ना तो उसको लेयर बाय लेयर स्टडी करेंगे हम लोग। कैसे स्टडी करेंगे बोल? लेयर बाय लेयर। और आइडियल फ्लूइड है तो जाहिर सी बात है वो स्टेडी फ्लो कर रहा हो, लेयर बाय लेयर देखेंगे हम लोग। तो होता क्या मालूम? फ्लूइड का हर लेयर अपने ऊपर वाले लेयर को पीछे खींचने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है बोल? पीछे खींचने। थोड़ा ऐसा कैसा पीछे खींचने की कोशिश करता है। हम लोगों ने सॉलिड्स के अंदर पढ़ा है, अगर ये एक लेयर है, एक कोई भी एक ऐसा सरफेस है, इसके ऊपर ये दूसरी चीज़ जो इसके कांटेक्ट में है ये आगे मूव करना चाह रही है, तो क्या कोई ऐसा फोर्स नहीं जो इसको रोकेगा? है ना? कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। ये अगर आगे जाना चाह रहा है तो ये जो मेरा हाथ है
इसके ऊपर फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगे? अपोजिट डायरेक्शन। इसको रोकने की कोशिश करेंगे, किसी को फ्रिक्शन बोलते हैं ना, ऐसी फ्रिक्शन फ्लूइड में भी आता है। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड का हर लेयर अपने ऊपर वाले की लेयर को आगे नहीं आने देता है। अगर फ्लूइड आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है तो ये जो नीचे का लेयर उसको क्या करेगा, पीछे की तरफ फोर्स लगा के अपोज करने की कोशिश करेगा। इस फोर्स को बोलते हैं ड्रैगिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? बोल ड्रैगिंग फोर्स या ड्रैग फोर्स। क्या करना? ड्रैग करना, ड्रैग फोर्स, DRAG, ड्रैग। ये इंग्लिश का वर्ब है। इसका मतलब है किसी को पकड़ के पीछे खींचना। आप ऐसा जा रहे थे, किसी ने आपको पीछे से ऐसा पकड़ के ऐसा खींच लिया, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू ड्रैगिंग मी, आप मुझे पीछे क्यों खींच रहे हो। समझ में आ रहा है अच्छे से? आप जब ज़िंदगी में कामयाब होना चाहोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे इबलीस सिफत इंसान मिलेंगे जो आपको लाइफ में क्या करने की कोशिश करेंगे? ड्रैग करने की कोशिश करेंगे पीछे। हाँ, नाम ले लो एक दूसरे का, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समा बस 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 तुम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ड्रैगिंग फोर्स तुम खुद लगाते हो बेटा, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ड्रैगिंग फोर्स किसको बोलते हैं समझा? ऐसा जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, समझिए एक लेयर है, ये दूसरा लेयर, इधर देखा, ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर, एक लेयर, ये दूसरा लेयर। तो ऐसा ये वाला लेयर आगे जाना चाह रहा है तो ये वाला लेयर इस पर कहाँ फोर्स लगाएगा? पीछे। क्या बोलते हैं इस फोर्स को? ड्रैगिंग फोर्स, या इसको ना विस्कस फोर्स भी कहा जाता है। और क्या बोलते हैं बोले इसको? विस्कस फोर्स। क्यों? यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? विस्कोसिटी। ड्रैगिंग फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा फ्लूइड को बहने में उतनी मुश्किल होगी, यानी उसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा है। ड्रैगिंग फोर्स कम लग रहा है तो फ्लूइड इजीली बह लेगा, यानी उसकी विस्कोसिटी उतनी कम है। तो इसी फोर्स को और एक नाम क्या है बोल? विस्कस फोर्स। और एक नाम क्या बेटा? विस्कस फोर्स। सबको एकदम अच्छे समझ में आ रहा है? अब जैसे मिसाल के तौर पर समझ, एक फ्लूइड है, ये बॉटम लेयर है कंटेनर का। किसका लेयर है बोल? कंटेनर। ये मूव करेगा क्या? ये मूव करेगा क्या? अरे वो क्यों मूव करेगा? वो कंटेनर का लेयर है, वो फ्लूइड थोड़ा ना है। तो इसको मैं बोल देता हूँ स्टेशनरी लेयर। इसको क्या बोल सकता बोल? तो सबसे बॉटम में जो लेयर होता है वो स्टेशनरी लेयर होता है। इसी तरह सबसे टॉप पे जो लेयर होता है ना, उसको भी हम लोग स्टेशनरी मान के चलते हैं। क्या मान के चलते बोल? स्टेशनरी मान के चलते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स रहेंगे जो ऐसा फ्लो कर रहे होंगे, इसके ऊपर बहुत सारे लेयर रहेंगे जो ऐसा फ्लो कर रहे होंगे, पैरेलल लाइन बनाएंगे हम लोग ऐसा। बहुत सारे लेयर्स इसके ऊपर जो ऐसा फ्लो कर रहे होंगे। सही? हाँ या ना? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब होगा क्या देख, जब ये लेयर फ्लो करना चाह रहा है तो ये वाला लेयर उसके ऊपर क्या लगाएगा? ड्रैग फोर्स। कहाँ खींचने की कोशिश करेगा उसको? ये पीछे, अरे बाबा पीछे आ। कौन सा फोर्स है बोलिए? ड्रैग फोर्स या ड्रैगिंग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स। इसको पीछे खींचना चाहेगा। तो अगर ये फोर्स नहीं होता तब ये यहाँ तक आता। ये फोर्स है ना, तो इसका एरो इतना बड़ा नहीं दिखाएंगे हम लोग, इसका एरो छोटा दिखाएंगे। सबसे ज़्यादा ड्रैगिंग फोर्स स्टेशनरी लेयर लगाते हैं क्योंकि वो रुका हुआ है खुद। जाके दिखा दो, मैं रुका हूँ तू भी रुका हुआ रहेगा। सबसे ज़्यादा ड्रैग फोर्स कौन सा लेयर लगाता है? स्टेशनरी। अच्छा, टॉप के लेयर को भी हम लोग क्या मानते हैं? स्टेशनरी। तो ये भी कैसा ड्रैगिंग फोर्स लगाएगा? सबसे ज़्यादा लगाएगा, एकदम रोक के रखेगा इसको। अब इसके ऊपर के लेयर को ये वाला लेयर क्या करेगा? ड्रैग करेगा, पीछे खींचेगा। लेकिन जितना ड्रैगिंग फोर्स इसने लगाया था उतना ये लगा पाएगा क्या? नहीं, उससे कम लगाएगा। तो ये इसने ड्रैगिंग फोर्स लगा के इसको रोका। सिमिलरली ये वाला लेयर इसके ऊपर ड्रैगिंग फोर्स लगा के इसको रोकेगा। ये दोनों ड्रैगिंग फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, लेकिन जितना नीचे के लेयर्स लगाए उतना ये दोनों लगा पाएंगे क्या? तो इसमें ड्रैगिंग होगी लेकिन थोड़ी सी कम रहेगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे फ्लूइड में वो कौन सा पोर्शन होता है जहाँ पर फ्लूइड सबसे ज़्यादा तेज़ी से फ्लो कर लेता है, सबसे ज़्यादा आसानी से फ्लो कर लेता है, वो कौन सा पोर्शन रहता है? मिड सेक्शन, बीच का। कभी नदी वगैरह पे अगर आप गए हो तो नदी के 2 साइड पर किनारा होता है, एक इस तरफ किनारा, एक इस तरफ किनारा। पानी सबसे स्लो, सबसे आराम से किनारे पर बहता है। और आप पानी में जितना अंदर जाओगे फ्लो रेट क्या होता है? उतना बढ़ना। आप किनारे पे खड़े हो, आपके यहाँ तक पानी, तो आप इजीली खड़े रह गए, बोले कुछ नहीं हो रहा भाई, आ जा, थोड़ा यहाँ तक अंदर घुसो। आपको पानी अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा, आपको वहाँ पे स्टडी रहना बहुत मुश्किल होगा, इतना तेज़ उसका फ्लो रहेगा। और पानी की धारा, रिवर की जो धारा होती है, जो फ्लो रेट होता है, समझ में आ रहा है? सबसे तेज़ होता है वो उसके सेंटर में, नदी के बिल्कुल बीचों बीच में। आप वो बॉलीवुड की पिक्चर में, पुरानी पिक्चर में मुहावरा सुनते होंगे, ऐसा पब्लिक बोलती है ना, बीच मंझधार में लाके मुझे छोड़ दिया तुमने, है कि नहीं? बीच मंझधार, फिजिक्स है उसके पीछे। नदी के एकदम बीचों बीच में ले जाके जब तुम किसी को छोड़ोगे ना, तो वहाँ पर बचना सबसे मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उधर की जो धार रहेगी वो मंझधार रहेगी, मंझी हुई धार रहेगी।
फुल एकदम स्पीड में, उसको रेजिस्टेंस ड्रैग फोर्स सबसे कम लग रहा है, वो सबसे हाई फ्लो रेट से वेरी हो। तो जब आप किसी को बहुत बड़ा धोखा दोगे तो वो आपको यही बोलेगा ना, भाई तू एकदम बीच मझधार पे लाके मेरे को छोड़। समझ में आया अच्छे से? तो यही वजह है कि किसी भी फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड जब बहता है ना, कोई भी फ्लूइड जब बहता है ना, तो उसके सेंटर पे फ्लो रेट सबसे फास्ट होता है, क्योंकि उधर सबसे कम ड्रैग फोर्स लगता है। तो विस्कोसिटी किसको बोलते हैं, समझा? अच्छा, एक और बात, ऐसा फ्लो जिसमें ड्रैग फोर्स लगेगा, विस्कोसिटी फील होगी, ऐसे फ्लो को हम लोग विस्कस फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? विस्कस फ्लो। लेकिन आइडियल फ्लूइड को हम लोग क्या मान के चलते हैं? नॉन विस्कस। आइडियल फ्लूइड को हम लोग क्या मान के चलते हैं बोल? नॉन विस्कस मतलब, नॉन विस्कस मतलब ज़ीरो विस्कोसिटी। नॉन विस्कस मतलब ज़ीरो विस्कोसिटी। तो इसमें फ्लो कैसा होगा? देखिए, स्टेशनरी लेयर, हर लेयर चुपचाप एक दूसरे के ऊपर बहता रहेगा। ड्रैग फोर्स लगेगा किधर बोल? बोल, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो क्या आप कोई ऐसा लिक्विड जानते हो जो नॉन विस्कस हो, मतलब उसमें ज़र्रा भी ड्रैग फोर्स ना लगे? जानते हो? बोलो। पानी है ना? नहीं, पानी में भी ड्रैग फोर्स लगता है, पानी में भी विस्कोसिटी कम होती है लेकिन होती, ज़ीरो नहीं होती, कम होती है लेकिन होती। समझ में आ रहा है? अब तक एक ही फ्लूइड ऐसा माना जाता है जो ऑलमोस्ट नॉन विस्कस है, ऑलमोस्ट, पूरी तरीके से नहीं, ऑलमोस्ट नॉन विस्कस है, और वो है लिक्विड हीलियम। क्या बेटा? लिक्विड हीलियम। रूम टेम्परेचर पर हीलियम कैसा रहता है? गैस रहता है, मालूम है ना? रूम टेम्परेचर पर हीलियम कैसा है? गैस। तो उसको लिक्विड बनाने के लिए आपको ठंडा करना पड़ेगा। तो ये ठंडा कितने टेम्परेचर पर होता है मालूम? 2 डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन। 2 डिग्री केल्विन। अगर आपको इसको सेल्सियस में बदलना है तो -273 करेंगे, यानी सेल्सियस में आएगा -271 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के भी इतना नीचे जाओ, 0 डिग्री सेल्सियस जिस पे बर्फ़ बनती है उससे भी इतना नीचे जाओ, -271 डिग्री सेल्सियस। वो केल्विन में कितना रहेगा बोल? 2 केल्विन। इस टेम्परेचर पर हीलियम कैसा बन जाता है बोल? लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको ऐसा माना जाता है दैट इट इज़ ऑलमोस्ट नॉन विस्कस। उसमें विस्कोसिटी ऑलमोस्ट कितनी है बोल? 0। वरना बाकी सारे लिक्विड कैसे बेटा? विस्कस है। सबको एकदम अच्छे समझ में आ रहा है? तो विस्कस फ्लो क्या होता है, नॉन विस्कस फ्लो क्या होता है, विस्कोसिटी किसको बोलते हैं, ड्रैग फोर्स क्या होता है, या उसी को विस्कस फोर्स भी कहते हैं। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है? तो कुछ चीज़ें अभी अंडरलाइन करके लेंगे हम लोग। देखो, आपको पहला जो डायग्राम दिया वो विस्कस फ्लो का है, नीचे पढ़ भी सकते हो आप, विस्कस फ्लो मिला। और दूसरा डायग्राम किसका है देख? नॉन विस्कस फ्लो का। उन दोनों डायग्राम के बीच में पढ़ो। द ओनली फ्लूइड दैट इज ऑलमोस्ट नॉन विस्कस इज लिक्विड हीलियम एट अबाउट 2 केल्विन। मिला? अंडरलाइन कर लेंगे उसको। एक ही ऐसा फ्लूइड हमको पता है जो ऑलमोस्ट नॉन विस्कस है, कौन है वो? लिक्विड हीलियम। कितने टेम्परेचर पर? 2 डिग्री केल्विन पर। अंडरलाइन कर लिए बेटा? अभी सीधा हम लोग विस्कोसिटी का डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। विस्कोसिटी का डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे जो नेक्स्ट पेज पे एकदम टॉप पे दिया हुआ, पेज नंबर 46 के टॉप पर दिया हुआ है। देख कितनी सरस डेफिनेशन वहाँ पे एकदम सिंपल सिंपल सी लिखी हुई। अगर जो पूरा समझा है वो समझो तो आपको वो भी समझेगा अच्छे से। देख, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ ड्रैगिंग फोर्स। लिक्विड के लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जब रिलेटिव मोशन करते हैं, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट से मोशन करते हैं, तो लेयर्स एक दूसरे से क्या फील करते हैं बोल? ड्रैगिंग फोर्स फील करते हैं। कितनी सिंपल लिखिए। विस्कोसिटी ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड के लेयर एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाते हैं? ड्रैगिंग फोर्स लगाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा डिफाइंड विस्कोसिटी, तो तुम लोग ये लिखते हो, फ्रिक्शन इन फ्लूइड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। बात सही है लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स के लिए आपको प्रॉपर डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड के लेयर एक दूसरे के ऊपर ड्रैगिंग फोर्स लगाते हैं। अगर ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो विस्कोसिटी ज़्यादा है, ड्रैगिंग फोर्स कम लग रहा है तो विस्कोसिटी कम है। बाकी ये जो फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, अपोजिशन की बात चली, ये सब तो उसका नतीजा है। विस्कोसिटी ज़्यादा है तो ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा, ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उसके नतीजे में लिक्विड को फ्लो करने में मुश्किल होगी। तो ये डेफिनेशन नहीं है, तो इफेक्ट है। डेफिनेशन क्या रहेगी? विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड के लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं बेटा? ड्रैगिंग फोर्स। और ये हमेशा कौन से डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट। ये देख, पानी अगर ऐसा बह रहा है तो ड्रैगिंग फोर्स इधर लगे, अब पानी इधर बह रहा है तो ड्रैगिंग फोर्स इधर लगे, हमेशा उल्टा, जैसा फ्रिक्शन फोर्स रहता है।
जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वैसे ड्रैगिंग फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन अंडरलाइन कर ली बेटा सबने। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ड्रैगिंग फोर्स या विस्कोसिटी आती कहाँ से, क्यों आ जाती है, ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड फोर्स लगा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, समझिए पहले लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये पहले लेयर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के, ये दूसरे लेयर के मॉलिक्यूल्स है। हमें को एक बात बताना, इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा या नहीं रहेगा? कौन सा, एडहेसिव या कोहेसिव? कोहेसिव। दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल है ना, तो जब ये लेयर आगे जाने की कोशिश करेगा तो ये कोहेसिव फोर्स क्या करेगा उसको, अरे भाई क्यों जा रहा है, बॉन्ड तोड़ के रुके रहे, है ना, ये बॉन्ड उसको जाने में दिक्कत देगा ना। तो लिक्विड्स के केस में जो ड्रैग फोर्स लग रहा होता है वो किसकी वजह से लग रहा होता है, बोल, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। दोनों लेयर में मॉलिक्यूल्स के बीच की कोहेसिव फोर्स, ये फोर्स लिक्विड को आगे नहीं जाने देते, तो ड्रैग फोर्स लगता है पीछे की तरफ। पर सर गैसेस में तो मॉलिक्यूल इतने करीब होते नहीं है, गैसेस में तो मॉलिक्यूल इधर इधर इधर, तो गैस भी तो फ्लूइड है, उसमें विस्कोसिटी कहाँ से आती है सर, उसमें विस्कोसिटी कहाँ से आती है सर? तो उसमें विस्कोसिटी क्यों आती है मालूम? गैसेस के मॉलिक्यूल भले से दूर हो पर रैंडम मोशन में होते। कैसे होते बोल? रैंडम मोशन में। तो जब ये एक दूसरे से कोलिजन करते हैं ना, तो कोलिजन की वजह से इनका मोशन अपोजिट हो जाता है, मतलब ड्रैग आ जाता है उनके मोशन में। अरे सीधा सीधा जा रहे थे, ऐसा सीधा सीधा जा रहे थे, सामने वाले मॉलिक्यूल से लड़ गया, किधर आएगा वो, पीछे ना, तो ड्रैग फील हुआ ना उसको। तो गैसेस में विस्कोसिटी किसकी वजह से आती है? कोलिजन की वजह से। और लिक्विड में विस्कोसिटी किसकी वजह से आती है? बोल, कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो आपको नेक्स्ट वही दिया हुआ, देख, इन लिक्विड द विस्कस ड्रैग इज ड्यू टू शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स, सही है। एंड इन गैसेस इट इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स। मिल गया बेटा। अब यही वजह है कि लिक्विड और गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर पर अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। अगर हम लोग बात करें लिक्विड की, किसकी बात करें बेटा? लिक्विड की। तो अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो उसकी विस्कोसिटी घटेगी। उसकी विस्कोसिटी क्या होगी बोल? घटेगी। जैसे कोई भी गाढ़ा लिक्विड ले लो, शहद या कुछ भी ले लो, उसको हीट करोगे तो पतला होने लगेगा, वो आराम से बहने लगेगा। तो किसी भी लिक्विड का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी क्या होगी? घटेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल दूर जाते हैं ना, तो विस्कस फोर्स कम होगा, विस्कस फोर्स कम होगा तो कोहेसिव फोर्स कम होगा, कोहेसिव फोर्स कम होगा तो विस्कोसिटी भी कम होगी। तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या होती है? कम। क्यों होती है समझा? टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, कोहेसिव फोर्स कम होगा बीच में, इसीलिए विस्कोसिटी भी क्या होती है? कम। लेकिन गैसेस का अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, गैसेस का अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनका रैंडम मोशन और फास्ट हो जाता है, तो कोलिजन भी और फास्ट होगा, तो उनकी विस्कोसिटी भी और फास्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो जो लिक्विड होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम होती है, और जो गैसेस होती हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम नहीं होती है बल्कि और बढ़ने लगती है। और क्या होने लगती है बोल? बढ़ने लगती है। ये चीज़ आपको टेक्स्ट बुक में कहाँ दिया मालूम? रिमेंबर दिस करके पेज नंबर 47 पे एक बॉक्स है, उधर दिया हुआ, अलग से दिया हुआ मिला। रिमेंबर दिस क्या लिखा है देखो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब किसकी बात चल रही बेटा? विस्कोसिटी की बात चल रही। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। फॉर मोस्ट लिक्विड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन देयर टेम्परेचर। मिला? फॉर लिक्विड, किसकी बात चल रही बोल? लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? घटती है, विस्कोसिटी कम होती है। रीजन भी दिया आपको उसने, देखो जरा। It probably depends on the fact that the higher temperature the molecules are farther apart and the cohesive forces or intermolecular forces are therefore less effective. सही है ना? हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स दूर जाने लगते हैं, कोहेसिव फोर्स कम होने लगता है, इसी वजह से विस्कोसिटी क्या होती है? कम। पर गैसेस के केस में क्या होता है देख, whereas in gases the coefficient of viscosity increases with the increase in temperature. गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है बोल? बढ़ती है। क्यों? समझा ना? टेम्परेचर बढ़ेगा, रैंडम मोशन और बढ़ेगा, कोलिजन और बढ़ेगा, विस्कोसिटी भी और बढ़ेगी। आगे दिया है, दिस इज बिकॉज एट हायर टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड कोलाइड मोर ऑफन विद ईच अदर गिविंग राइज टू द इंक्रीज इंटरनल फ्रिक्शन। सबको एकदम अच्छे से समझा? तो अभी मैंने आपको विस्कोसिटी की डेफिनेशन बता दिया, लिक्विड में विस्कोसिटी क्यों आती है वो बता दिया, गैस में विस्कोसिटी क्यों आती है वो बता दिया, टेम्परेचर बदलने पर विस्कोसिटी के साथ क्या होता है वो भी बता दिया। ये याद रखना, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम होती है और गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। वो टेबल में आपको दोनों बात मिल जाएगी वहाँ पर। एकदम अच्छे से समझा बेटा? अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी।
जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा रहा था ना बेटा, ये बात नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ रहे थे, उसका फॉर्मूला हमको न्यूटन चीचा ने निकाल के दिया है। उसका जो फॉर्मूला हमको न्यूटन ने निकाल के दिया है, तो वही लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या बेटा? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को पढ़ने के लिए आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बेटा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। सर किसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट? एकदम सिंपल है, लिक्विड में इतने सारे लेयर हैं, बोलो हाँ, है ना, इतने सारे लेयर है, कोई भी 2 लेयर को ले लो, उनकी वेलोसिटी के चेंज को डिवाइड कर दो उनके डिस्टेंस के चेंज से। किससे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस स्टेशनरी लेयर से नापा गया डिस्टेंस। कौन से लेयर से नापा गया डिस्टेंस? स्टेशनरी लेयर से नापा गया डिस्टेंस। तो जो रेशियो आएगी उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? बोल, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देख क्या आएगा इसका फॉर्मूला, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, dv/dx। समझ में आ रहा है? निकाल के थोड़ा सा समझ के देखते कैसे आएगा। समझिए, स्टेशनरी लेयर है, ये कौन सा लेयर है? बोल, स्टेशनरी लेयर है, जो रुका हुआ है, जो मूव नहीं कर रहा है। ये पहला लेयर, इधर देखा, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ये चौथा लेयर। हर लेयर की वेलोसिटी क्या रहेगी? बोल, अलग रहेगी। तो समझ, ये वाली लेयर की वेलोसिटी है v1, ये वाली लेयर की वेलोसिटी है v2। ये लेयर स्टेशनरी लेयर से x1 डिस्टेंस पर है और ये वाला लेयर स्टेशनरी लेयर से x2 डिस्टेंस पर है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या रहेगी? बोल, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या रहेगा? बोल, dv/dx। dv/dx मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी। इन दोनों लेयर की वेलोसिटी का चेंज निकालो, v2 - v1 डिवाइड बाय चेंज ऑफ डिस्टेंस x2 - x1। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? बोल, वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आ रहा है? ये जितना ज़्यादा आ रहा है मतलब 2 लेयर्स में वेलोसिटी का उतना ज़्यादा फ़र्क है, और ये जितना कम आ रहा है मतलब 2 लेयर में वेलोसिटी का उतना कम फ़र्क है, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है वेलोसिटी के ऊपर। समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर मैं आपसे इसकी यूनिट पूछ लूँ तो आप क्या लिखोगे? बोल, ऊपर वेलोसिटी है ना बेटा, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, नीचे डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब मीटर, डिस्टेंस यानी मीटर या मीटर अपॉन 1। तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये 1/मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचा? 1/सेकेंड। क्या बचा? बोल, 1/सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट क्या होती है? बोल, 1/सेकेंड या फिर पर सेकेंड। 1/सेकेंड बोलो या फिर पर सेकेंड बोलो। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट है। सबको अच्छे से समझा? अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। लेकिन उससे पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट का डेफिनेशन अंडरलाइन करें। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डेफिनेशन अंडरलाइन करें सब लोग। किधर है वेलोसिटी ग्रेडियंट का डेफिनेशन? सब देखेंगे पेज नंबर 46 पे, उसने ब्लैक कलर से बोल्ड करके दिया। देख ये क्या लिखा? देख, वेलोसिटी ग्रेडियंट हेडिंग मिली, क्या लिखा? देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू या विथ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। मिला? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस हमेशा कहाँ से नापना है? स्टेशनरी लेयर से नापना है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोल, वेलोसिटी ग्रेडियंट। डेफिनेशन देख लिए, फॉर्मूला और यूनिट तो आपके सामने। अभी हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो आपको नेक्स्ट स्टडी देख कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसमें सबसे पहले आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ही समझा रहे हैं। तो मैं बोर्ड पे देखो, इधर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी समझाता हूँ, फॉर्मूला निकाल के देता हूँ, फिर हम लोग डेफिनेशन अंडरलाइन, स्टेटमेंट अंडरलाइन करेंगे। क्या बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? देख, मैं भले से लेयर को लाइन लाइन से दिखा रहा हूँ, पर क्या असल में लेयर लाइन बाय लाइन रहते होंगे? क्या ऐसा सरफेस के तौर पर रहते होंगे ना? तो 3D में अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे बेटा, 3D में, तो ये आपका स्टेशनरी लेयर है। सही है? ये कौन सा लेयर है? बोल, स्टेशनरी लेयर। इसके ऊपर सेकेंड लेयर आएगा ऐसा, है ना? इसके ऊपर ऐसा सेकेंड लेयर आएगा, फिर उसके ऊपर आएगा ऐसा थर्ड लेयर। थोड़ा 3D में डायग्राम बना रहे हम लोग, सॉरी। ये थर्ड लेयर आएगा, ऐसे इसके ऊपर फोर्थ लेयर आएगा, फिर उसके ऊपर फिफ्थ लेयर आएगा एंड सो ऑन। ठीक है? तो ऐसा लेयर बाय लेयर फ्लूइड फ्लो करता है। दीज आर लेयर्स ऑफ फ्लूइड, लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो एक चीज़ नोटिस करें बेटा, आप किसी भी लेयर को देखोगे ना तो उसका भी कुछ ना कुछ सरफेस एरिया है ना? क्या बेटा? उसका सरफेस एरिया है। तो समझ, इस सरफेस एरिया को मैंने ए बोल दिया। क्या बोल दिया? बोल, ए। अब ध्यान से सुनना, हर लेयर
लाइक अगर ये वाला लेयर आगे जाने की कोशिश कर रहा है, इसको वेलोसिटी आगे की तरफ जाना है, इसको आगे की तरफ जाना है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ध्यान से देखा, इसको आगे की तरफ जाना है, तो हर लेयर अपने ऊपर वाले लेयर के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा होगा बोल, ड्रैग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स, है ना। इसको हम लोग एफ वी से दिखाते, किससे दिखाते बोल, एफ वी। और इज एफ वी, ये एफ वी क्या है बोल, विस्कस फोर्स या फिर ड्रैग फोर्स या फिर ड्रैगिंग फोर्स। तो न्यूटन भाई ने क्या बोले थे कि जो विस्कस फोर्स होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान से सुनना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर किसको, एरिया ऑफ द लेयर को, सॉरी एक मिनट, हाँ एरिया ऑफ द लेयर को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, एरिया ऑफ द लेयर। मतलब फ्लूइड के लेयर का एरिया जितना ज़्यादा रहेगा ना, ये ड्रैग फोर्स भी उतना ज़्यादा लगेगा। और न्यूटन चीचा ने बोले थे कि जो विस्कस फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट को, किसको बोल, वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब फ्लूइड में वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये अभी पढ़ा है ना वेलोसिटी ग्रेडियंट, फ्लूइड में वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज़्यादा रहेगा विस्कस फोर्स भी उतना ज़्यादा लगेगा। और फ्लूइड के लेयर्स का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा विस्कस फोर्स भी उतना ज़्यादा। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। स्टेटमेंट अंडरलाइन करो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हेडिंग मिली, उसके नीचे पढ़ो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मिला फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। कैसा फ्लो बेटा, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया को और वेलोसिटी ग्रेडियंट को। अब बोर्ड पर देखो जरा, ये तो हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लिए, ये हो गया उसका मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहाँ से हम लोग कुछ नया निकालने जा रहे हैं, बोर्ड पर देखो सब लोग, इन दोनों को कंबाइन करके लिख लो। ये एफ वी एक बार आ गया, प्रोपोर्शनल है किसको, a इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब एक रूल होता है, जब भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो बोलना इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आता है, तो जो यहाँ पर कांस्टेंट आता है उसी को हम लोग ईटा से दिखाते हैं और इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इधर जो कांस्टेंट आता है, यहाँ जो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसी का नाम है बेटा, इसी का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आया, समझा अच्छे से। किससे दिखाते बेटा इसको, ईटा से। किससे दिखाते इसको बोल, ईटा से। कहाँ से आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, समझा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से आता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी विस्कस फोर्स का क्या फॉर्मूला है, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। फिर से अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी विस्कस फोर्स का या ड्रैगिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला है, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। व्हाट इज दिस ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ए एरिया ऑफ द लेयर, डीवी बाई डी एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट। डीवी बाई डी एक्स क्या बोल, वेलोसिटी ग्रेडियंट। एकदम अच्छे से समझा। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला बता, तो वो क्या आएगा बोलने जरा, वो क्या आएगा, ध्यान से देख, वो क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, देख, एफ वी ऐसे ही रहेगा सर, एफ वी ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। उल्टा मत करो, उसको ऐसे रहने दो, वो खुद एक टर्म है डी वी बाई डी एक्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसका खुद का एक नाम है, उसको उल्टा करके ग्रेडियंट वेलोसिटी नहीं बोल दोगे, उसको उल्टा मत करो, डी वी बाई डी एक्स ही रहने दो। तो ईटा का फॉर्मूला क्या है, देख, एफ वी बाई ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, सही है। किसका डेफिनेशन हो गया बेटा, बोलिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। ऊपर लिखा है, देख येलो वाले बॉक्स के ऊपर, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। मिल गया, मिला बेटा। अब अगर फॉर्मूला निकाल लिए हैं, डेफिनेशन लिख लिए हैं, तो एसआई यूनिट और डायमेंशन भी तो बनती है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं इसकी एसआई यूनिट। लेट्स सी इट्स एसआई यूनिट। देखना जरा इसकी एसआई यूनिट क्या आएगी बेटा। सबसे पहले ऊपर कौन है बेटा, फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिवाइडेड बाय नीचे कौन है, एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर, डीवी बाई डी एक्स क्या होता है बोल, 1 बाय सेकेंड या पर सेकेंड, सही है ना। ये 1 बाय सेकेंड ऊपर जाके क्या बनेगा रे, सेकेंड ना, सेकेंड बाय 1 मतलब सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज दी एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ बोलना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है बोल, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एक चीज और, ये आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल याद आ रहा है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका फॉर्मूला यूनिट था, प्रेशर का, पास्कल पास्कल। तो इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ बोल, पास्कल। तो एक और ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल आ गया, बचा कौन, सेकंड। तो दो ऐसा यूनिट आपको इसकी याद रखनी है, या तो न्यूटन सेकंड पर बोलना, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या तो पास्कल सेकंड। ये दो इसकी ऐसा यूनिट है, ये दो इसकी ऐसा यूनिट। गॉट इट, गॉट इट। अब सर इतना किए हैं, डायमेंशन भी कर। लेट्स सी द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो उसके यूनिट को नोटिस कर, यूनिट क्या है बेटा उसका, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। बेटा न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं उसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ देख, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, मीटर स्क्वायर ऊपर गया तो 1 बाय मीटर स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख सर, सेकेंड से स्क्वायर कैंसिल, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, क्या बच गया, केजी डिवाइड बाय सेकेंड मीटर, बस ये बचा है, केजी डिवाइड बाय सेकेंड मीटर। वो ऊपर का सेकेंड स्क्वायर से कटा और ये मीटर स्क्वायर से कटा, तो नीचे सेकेंड मीटर बच गया और ऊपर क्या बच गया, केजी। व्हाट इज द डायमेंशन देन, टेल मी। केजी है ना m1, मीटर भी है l-1, सेकेंड भी है t-1, नीचे आएगा तो माइनस का। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट है अपने को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकंड। इसका एक सीजीएस यूनिट भी है, वो भी आपको याद रखना है, सीजीएस यूनिट भी आपको याद रखना है, ये भी ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल में, इसलिए याद रखना। इसका सीजीएस यूनिट है पॉइस। इसके सीजीएस यूनिट का नाम क्या बोल, पॉइस। और लेट्स सी द कन्वर्जन फैक्टर, लेट अस सी द कन्वर्जन फैक्टर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को पॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं बेटा। तो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे यहाँ, तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इन सबको सीजीएस में लेके जाते हैं। तो न्यूटन का सीजीएस क्या होता है, डाइन, बोल गए क्या अभी उसी दिन बताया। न्यूटन का सीजीएस क्या होता है बोल, डाइन। मैंने आपको बताया था एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 लाख डाइन होते हैं, एक न्यूटन में 1 लाख डाइन होते हैं, ठीक है ना। तो इधर ध्यान से देख, 1 न्यूटन की जगह क्या देगा बोल, 10⁵ डाइन। हाँ बोल, 1 न्यूटन की जगह क्या क्या बोल, 10⁵ डाइन। अभी सेकंड, तो सीजीएस में भी सेकंड होता है, सीजीएस का फुल फॉर्म ही क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेकंड तो सीजीएस में भी क्या रहता है, सेकंड ही रहता है, सेकंड तो सीजीएस में भी सेकंड ही रहता है। नीचे कौन है, मीटर स्क्वायर, मीटर नहीं लगेगा अपने को, सेंटीमीटर लगेगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो मीटर की जगह क्या लिया है मैंने, 100 सेंटीमीटर। पर इधर मीटर पे स्क्वायर था तो 100 सेंटीमीटर पे भी स्क्वायर, सही। 10⁵ मतलब कितना, 0, 5, 2, 3, 4, 5, सही है। 100 का स्क्वायर कितना 0 आएगा, 4 ना। 100 का स्क्वायर करोगे कितना 0 आएगा, 4। यूनिट क्या बची देख, यूनिट क्या बची, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। तो ज़रा ध्यान से देखना, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर रहेगा कितना बचा रे, 10। अच्छा देख, न्यूटन की जगह डाइन आ गया, सेकंड की जगह सेकंड, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया, तो ये सीजीएस में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं बोल, पॉइस कहते हैं। यानी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है बोल, 10 पॉइस के, 10 पॉइस के। तो अगर आपको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर से पॉइस में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन पॉइस से न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आना है तो 10 से डिवाइड करोगे। होप यू अंडरस्टूड। तो ये चीज़ उधर टेक्स्ट बुक में दिया नहीं, आपको करने के लिए बोला उसने, देख यूज योर ब्रेन पावर मिला। सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस, फाइंड द, क्या हुआ, ब्रेन ही नहीं है, मैं दे दिया ना ब्रेन। देखो, सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन पॉइस एंड द एसआई यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी। मिल गया रिलेशन, 1 न्यूटन पर सेकंड मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, 10 पॉइस के। और ये न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर की आप क्या लिख सकते हो बोल, और क्या लिख सकते हो उसकी क्या बोलना, पास्कल सेकेंड। ये भी बराबर रहेगा किसके, 10। अब इतनी भी बतानी नहीं चाहिए मेरे को, उतना तो तुमको समझ में, कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है,
समझ में आ रहा अच्छे से? तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो क्या क्या पढ़ लिया बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी देख लिए, रेनॉल्ड्स नंबर देख लिए, विस्कोसिटी पढ़ लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और उसका यूनिट डायमेंशन सब कुछ देख लिया। समझ में आ रहा अच्छे से? अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टोक्स लॉ। ठीक है, ये लिखो कि वो पढ़ा था बोर्ड पर देखेंगे बेटा। स्टोक्स लॉ किस बारे में बात करता है पहले वो देखो, इधर देखेंगे सब लोग। समझो ये एक फ्लूइड है ऐसा, मतलब ऊपर से नीचे ऐसा आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा एक फ्लूइड है। इस फ्लूइड के अंदर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। कैसा ऑब्जेक्ट बोल? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो ऐसा एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो इसमें नीचे आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जब ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इस फ्लूइड के बीच से जाएगा तो क्या ये फ्लूइड इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगाएगा या नहीं? बिल्कुल लगाएगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। ये लेयर्स को डिस्प्लेस भी करेगा, ये जो फ्लूइड है ये लेयर्स को ऐसा डिस्प्लेस भी करेगा। तो जब भी कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में नीचे की तरफ गिर रहा होता है, समझिए फ्लूइड, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऐसा नीचे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी है v, वेलोसिटी कितनी बेटा इसकी v, और इसका रेडियस है r, रेडियस कितना है बोल r। तो जाहिर सी बात है ये फ्लूइड इसको रोकने की कोशिश करेगा, कैसे? ड्रैग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स लगा के। कौन से डायरेक्शन में लगेगा विस्कस फोर्स? स्फीयर नीचे आ रहा है तो विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। तो स्टोक्स लॉ हमको यही बताता है कि कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड के नीचे जा रहा है, फ्लूइड में नीचे जा रहा है, तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगेगा उसकी क्या वैल्यू रहेगी, ये बताता है स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो विस्कस फोर्स लगता है इसकी वैल्यू तीन चीजों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कौन सी तीन चीजें? सबसे पहला उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस, दूसरा वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से नीचे जा रहा है वो वेलोसिटी, मतलब रेडियस जितना ज्यादा रहेगा विस्कस फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, जितनी फास्ट वो नीचे जा रहा है विस्कस फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा। और तीसरा जिस लिक्विड में वो गिर रहा है उस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बस यही बोलता है स्टोक्स लॉ कि कभी भी कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड में नीचे की तरफ अगर जा रहा है या फ्लूइड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगेगा वो तीन चीजों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसको? रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। सही है? स्टेटमेंट अंडरलाइन करो स्टोक्स लॉ। पेज नंबर 47 स्टोक्स लॉ हेडिंग मिली आपको। क्या लिखा है स्टेटमेंट देखो, डायग्राम के नीचे देखेंगे। अच्छा उसने डायग्राम में गलती से FV नीचे दिखा दिया, वो नीचे नहीं ऊपर रहेगा, वो स्फीयर नीचे जा रहा है, विस्कस फोर्स ऊपर रहेगा, ठीक है ना। क्या लिखा है स्टेटमेंट देखो, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम, विस्कस मीडियम मतलब फ्लूइड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है रेडियस ऑफ द स्फीयर r, its velocity v through the fluid and the coefficient of viscosity eta of the fluid। है सेम स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट है बेटा, अंडरलाइन कर लिए सबने। बोर्ड पर देखो ये आता है राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ विस्कस स्टोक्स लॉ। तो दो लॉ का स्टेटमेंट है इधर आपको, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और दूसरा स्टोक्स लॉ। अब ये तीनों को कंबाइन करके लिखते हैं, बोर्ड पर देखो। तो ये FV एक बार लिख लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? ईटा आर वी को। किसको बेटा? ईटा आर वी। अब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है तो क्या आता है बेटा? कांस्टेंट। तो यहाँ पर ऐसा दिखा गया स्टोक्स लॉ में जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू 6 पाई के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बोल? 6 पाई, डायरेक्ट एक नंबर 6 पाई। तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स। खत्म हो गया स्टोक्स लॉ, फिनिश। 6 पाई ईटा आर वी, समझा? अब इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको करते हैं। सबसे पहले वहीं पे एक न्यूमेरिकल दिया, एग्जांपल 2.8 मिला। एग्जांपल 2.8 देखेंगे बेटा क्या दिया है। अ स्टील बॉल, एक स्टील की बॉल है विद रेडियस 0.3 मिलीमीटर, उसका रेडियस दिया मतलब r दिया, कितना दिया बेटा? 0.3 मिलीमीटर। आगे देखेंगे, इज फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे गिर रही है, मतलब वेलोसिटी दिया, कितना दिया वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकंड। आगे देखो, एट टाइम t थ्रू अ ट्यूब फिल्ड विद ग्लिसरीन, एक ट्यूब में नीचे गिर रही है और वो ट्यूब में कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? ग्लिसरीन भरा हुआ। आगे देखिए बेटा, हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.833, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया मतलब ईटा दिया, कितना? 0.833 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आगे देखो क्या पूछा उसने,
डिटरमाइन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टील बॉल एट दैट टाइम। तो विस्कस फोर्स निकालना है, क्या निकालना है? विस्कस फोर्स। तो भाई एक स्टील बॉल मतलब एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ना, तो जब एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए कौन सा यूज करते हैं? स्टोक्स। तो वो इधर यूज होगा, लेकिन उससे पहले ये रेडियस को भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। 0.3 को हम लोग ऐसा लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻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 मीटर। Now, what is the formula of viscous force according to Stokes law? So, according to Stokes law, Fv is equals to 6 pi eta Rv। 6 ऐसी रहेगा, पाई का वैल्यू 3.14, ईटा का वैल्यू 0.833, आर का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻⁴, वी का वैल्यू 2। सही है? कितना है देखिए, 3 2 6, 6 इंटू 6 36 इंटू 3.14 इंटू 0.833 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 36 इंटू 3.14 इंटू 0.833 वैल्यू आ रही है 94.16। कितनी आ रही बेटा? 94.16 इंटू 10⁻⁻⁴। और ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन। ये आपका आंसर है, खत्म। एकदम अच्छे से समझा? एक्सरसाइज कराओ, चलो कंप्लीट एक्सरसाइज। उसमें देखेंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 12 में, ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स। क्या निकालना है बेटा? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मतलब Fv, ठीक है। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप। एक रेन ड्रॉप के ऊपर एक्ट करने वाला विस्कस फोर्स निकालना है। ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर। क्या दिया उसको? डायमीटर। डायमीटर मतलब डी। कितना दिया डायमीटर? 1 मिलीमीटर। और डायमीटर 1 मिलीमीटर फॉलिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी उसकी, वेलोसिटी कितना दिया? वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। थ्रू एयर, किसमें फॉल कर रहा है वो? एयर में फॉल कर रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। एयर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा दिया है। कितना दिया बेटा? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। बस दिस इज द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कैसा है देखिए, देख यहाँ पे जो फ्लूइड है वो और कुछ नहीं है, एयर है। फ्लूइड कौन है बेटा? इधर फ्लूइड है, एयर, ठीक है ना। और उसके अंदर रेन ड्रॉप स्फीयर का काम कर रहा है। रेन ड्रॉप किसका काम कर रहा है बोल? स्फीयर का। और इसके ऊपर एक्ट करने वाला विस्कस फोर्स अपने को निकालना है। तो सेम तरीके से निकालेगा ना, सेम ही कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले रेडियस पता करो। डायमीटर 1 मिलीमीटर बोला है। डायमीटर कितना बोला बेटा? 1 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना रहेगा? डायमीटर का आधा, 1 का आधा 0.5 मिलीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे। 0.5 मतलब 5 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
-4 मीटर, ये है रेडियस। अब अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ एफ वी इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। तो एफ वी इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3.14 इंटू ईटा। हाउ मच इज ईटा? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। आर कितना है बेटा? 5 इंटू 10⁻⁻4। वी कितना है? 2। अब बस इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू 3.14 इंटू 1.8, 6 इंटू 3.14 इंटू 1.8, नंबर आ रहा है 33.9। 33.9 इंटू 10⁻, ये -5, ये 5 इंटू 2 10, 10⁻1 ना, तो इसकी यहाँ पर +1 आ जाएगा और ये -4। सही है। तो -5 -4 -9, -9 +1 -8। तो एफ वी कितना आ रहा है बेटा? 33.9 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। टिक कर लेंगे उसको। टिक कर लिया बेटा। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो।
वो इसके ऊपर नहीं है, लेकिन जो टॉपिक पढ़ लिए उसी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला देख, a horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10 raised to minus 2 meter square with a velocity of 2 into 10 raised to minus 2 meter per second when it rests on a layer of oil 1.5 into 10 raised to minus 3 meter thick। अब एक ही सेंटेंस में इतनी सारी बातें बोल दिया उसने। हाँ, समझ में ये आ रहा है कि तेल पड़ा हुआ है, उसका थिकनेस दिया है और उसके ऊपर एक प्लेट रखी है। क्या रखी है उसके ऊपर? एक प्लेट। तो उसको कुछ वेलोसिटी से मूव करने के लिए जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स दिया हुआ। तो डायग्राम बनाते हैं, इधर देख। लेट्स से दिस इज दैट ऑयल, ठीक है बेटा, ऑयल है। तो ये ऑयल है, ठीक है ना। इसका थिकनेस मैं ले लेता हूँ, इसका थिकनेस मैं ले लेता हूँ टी। थिकनेस क्या ले लेता हूँ बेटा मैं इसका? टी, ठीक है ना। अब इस ऑयल के ऊपर क्या रखी हुई बोल? प्लेट। तो ऐसा इस ऑयल के ऊपर प्लेट रखी हुई है, तो ये प्लेट है, दिस इज प्लेट। अब करने का क्या हमको, देखो करने का क्या हमको, इस प्लेट को मूव करने का है v वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से बोल? v वेलोसिटी से। अब इसको मूव करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो फोर्स हमको दिया हुआ है। क्यों लगाना पड़ेगा इसको फोर्स? भाई जब ये ऑयल के ऊपर ये प्लेट रखा है, आप इसको आगे मूव करना चाहोगे तो ऑयल इसके ऊपर क्या लगाएगा? ड्रैग फोर्स। कौन से डायरेक्शन में? पीछे की तरफ। कौन से डायरेक्शन में बोल? पीछे की तरफ। क्या बोलेंगे उस ड्रैग फोर्स को? एफ वी। तो यहाँ आपका एफ एटलीस्ट किसके बराबर होना चाहिए बोल? एफ वी के बराबर होना चाहिए। तो आपको जो एफ दिया हुआ ना, एफ, वो असल में और कुछ नहीं दिया। क्या दिया बोल? एफ वी दिया है। कितना दिया एफ वी? 1 न्यूटन। देखना, पढ़ो। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट। इस मेटल प्लेट को मूव करने के लिए ये फोर्स लग रहा है। ऑफ एरिया, ये क्या दिया बोल? प्लेट का एरिया। क्या दिया बेटा? प्लेट का एरिया। अगर आप इसको 3D में देखोगे, जाहिर सी बात है, इसको ऐसा 3D में देखोगे ऐसा, तो आपको प्लेट का ऐसा कुछ ना कुछ एरिया देखने को मिलेगा ना बेटा। ठीक है, तो ये जो प्लेट है उसका आपको एरिया दिया हुआ है। कितना दिया एरिया? ए कितना दिया है बोल? हाउ मच इज दी ए? 10 रेज़ टू -2 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया? देख, और क्या दिया है? एरिया 10 रेज़ टू -2 मीटर स्क्वायर विद अ वेलोसिटी। मतलब इस प्लेट को जितनी वेलोसिटी से आगे खींच रहे हैं ना, इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है। तो वेलोसिटी कितना दिया बेटा? v इंटू 2 इंटू 10 रेज़ टू -2 मीटर पर सेकेंड। आगे देखेंगे, when it rests on a layer of oil 1.5 into 10 raised to -3 मीटर थिक। लेयर ऑफ ऑयल मतलब ये ऑयल का थिकनेस टी दिया ना, टी कितना दिया? टी 1.5 इंटू 10 रेज़ टू -3 मीटर। करेक्ट है। अब पढ़ो, पूछा क्या उसने? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। इस ऑयल की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, बस। इस ऑयल की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? तो बेटा जरा ध्यान से सुनना सब लोग। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमारे पास एक फॉर्मूला है। वी हैव वन फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एफ वी बाय ए इंटू डी वी बाय डी एक्स। अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? एफ वी बाय ए इंटू डी वी बाय डी एक्स। डू वी हैव एफ वी? यस सर, एफ वी है। ए, हाँ सर, प्लेट का एरिया भी दिया हुआ है। डी वी बाय डी एक्स चाहिए, तो भाई डी वी और डी एक्स कहाँ से निकाला जाता है? स्टेशनरी लेयर है ना, तो इसको मान ले स्टेशनरी लेयर, इसको मान ले स्टेशनरी लेयर। तो अगर इस लेयर की वेलोसिटी v है तो स्टेशनरी लेयर की कितनी रहेगी? 0। तो dv क्या आएगा? v माइनस 0, यानी कि v के बराबर है। तो इस v को ही मैं क्या लिख सकता हूँ बोल? dv। v को क्या लिख सकता हूँ बोल? dv। और उसका जो डिस्टेंस रहेगा वही क्या रहेगा? dx। अब स्टेशनरी लेयर से ये प्लेट आपकी कितने डिस्टेंस पे? t डिस्टेंस पे, मतलब t और कुछ नहीं है, क्या है? dx। तो v आपका dv है, t आपका dx है। अब सारी वैल्यू आ गई है, रख करके आंसर निकालना है बस। तो ईटा हो जाएगा बेटा फोर्स। हाउ मच इज द फोर्स? 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय ए, एरिया कितना है? 10 रेज़ टू -2। dv कितना है? 2 इंटू 10 रेज़ टू -2। और dx कितना है बेटा? dx 1.5 इंटू 10 रेज़ टू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू -3। सही है। अभी देखो मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। 1 डिवाइडेड बाय, एक ध्यान से देखना बेटा, ये 10 रेज़ टू -2 को ऐसे रहने दे, ये 2 को भी ऐसे रहने दे। 1.5 मतलब
डेढ़, 1.5 मतलब डेढ़, और डेढ़ यानी 3 का आधा, 3 का आधा ही होता है ना डेढ़, 1.5, ठीक है ना। अब इंटू 10 में क्या क्या बचा, देख ऊपर बचा है सर -2, ये -3 ऊपर जाएगा तो +3, ये बन जाएगा 1/10⁻² इंटू 2, ये 3/2 ऊपर गया तो 2/3, सही है, इंटू 10⁻, +3 -2 कितना हुआ, बोल कितना हुआ, +1, सही है। अब ये +1 और ये -2 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है ना। तो इधर बचेगा 1/2, 2 × 4/3 इंटू 10⁻, -1 प्लस -2 + 1 -1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3/4, 4/3 ऊपर जाएगा तो 3/4, और 10⁻, -1 ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 यानी कि 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 25 × 3 = 75, 7.5। ईटा, ईटा का यूनिट क्या था याद कर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 13, समझा अच्छे से।